हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम BLLB ऑनर्स का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने 1 to 60 क्वेश्चंस कवर करे थे, क्योंकि 2016 में 120 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन आते हैं और 120 होने की वजह से 60-60 का रेशियो हमने डिवाइड करा था। तो जैसे ही हम आगे जैसे 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको 120 क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे और 2018 से आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो है पैटर्न थोड़ा सा एग्जाम का चेंज कर दिया था 2018 में। बाकी 2019 में भी सेम है, 2020 में भी सेम है, 2021 में भी सेम है। प्रीवियस ईयर पेपर का जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। 2016 का है और पैटर्न उस वक्त वो नहीं था जो अब है एग्जाम का। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। अगर आप 2021 का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको 2017 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से करिएगा, याद करने वाली बात है। करंट अफेयर मत करिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि जो आपको है करंट अफेयर वो जो है प्रेजेंट टाइम के करने हैं। जो प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर उसके करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करंट वाले जो करंट अफेयर है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्टैटिक, लीगल और पॉलिटी की क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहे। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर और कहनी थी कि मैं ट्राई करती हूँ कि जो वीडियो है वो छोटी ही बने, लेकिन लास्ट टाइम भी 60 क्वेश्चन थे तो वो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई थी। अप्रॉक्स 40 मिनट, दैट मीन्स कि 37 मिनट समथिंग सेकंड की थी वो वीडियो। तो वो मैंने काफ़ी कोशिश करी थी, मैंने जबकि आपको कुछ भी नहीं बताया था। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में, अगर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने पता होगा उन्हें मैं कैसे इंटरकनेक्ट करके पढ़ाती हूँ एक क्वेश्चन से, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। मैंने बस क्वेश्चन जस्ट रीड करके डायरेक्ट आंसर बताया था, उसकी बायोग्राफी, हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताई थी। उसके बावजूद वो वीडियो लंबी हो गई थी। मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो जो है वो थोड़ी कम टाइम की हो ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना कोशिश करूँगी। बाकी देखते हैं कि ये वीडियो कितने मिनट की होती है। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट होगा वो 61 से स्टार्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अथॉरिटी गिवन बाय द क्लाइंट इन रिटर्न टू द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट इज कॉल्ड। सो राइट आंसर इज सी, वकालतनामा। वकालतनामा इज द राइट आंसर। जब भी किसी लॉयर को, एडवोकेट को हायर किया जाता है केस लड़ने के लिए, तो उनको केस लड़ने से पहले अपना वकालतनामा कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि अपना वकालतनामा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एन अथॉरिटी गिवन बाय द क्लाइंट इन रिटर्न टू द एडवोकेट रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट इज कॉल्ड वकालतनामा। Next question is the emergency provision of the Indian Constitution are borrowed from the Constitution of। ये वाली जो इमरजेंसी पे इमरजेंसी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये कौन सी कंट्री से बोरो किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बोरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। बोरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने कहाँ कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन जो भी चीज़ें हैं, हमने कितनी चीज़ें बोरो करी हैं और कौन कौन सी कंट्री से बोरो करी हैं, तो उस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देखिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पर क्या है कि एमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो करा है। सो राइट आंसर इज ए, जर्मनी से बोरो करा है हमने इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो बोरो करा है। आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो बोरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो आपके लिए हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमिनस क्यूरी। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं आपके लॉ एग्जाम में, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमिनस क्यूरी क्या है? द एमिनस क्यूरी का मीनिंग क्या होता है? ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये एक लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन वो जो है ये लैटिन वर्ड है एमिनस क्यूरी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लैटिन फ्रेजेस हैं, तो आपको ये भी याद होने चाहिए। मैगजीम्स जिन्हें कहते हैं ना, तो ये लीगल मैगजीम है। तो एमिनस क्यूरी क्या है? एमिनस क्यूरी का मतलब होता है ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। Next question is constitutional safeguards are provided to the civil servant by the Indian Constitution by the following article। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो कौन से आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है सिविल जो है सिविल सर्वेंट्स को? सो राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 311।
तो ये जो स्टैटिक के क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 311 जो है वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। तो याद रखिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 311। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिट इज क्लेम टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। रिट्स पर भी वीडियो मैंने बना रखी है डिटेल में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी रिट जो है वो उसके ज़रिए आप क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट को, कि उन्होंने जो ऑफिस होल्ड कर रखी है वो किस उस पर कर रखी है। सो राइट आंसर इज सी, क्यू वारंटो। रिट क्यू वारंटो जो है ये जो है ये इशू करके जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करते हैं, और क्यू वारंटो जो है रिट इसको इशू करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछ सकती है कि आपने जो ये पोस्ट जो है होल्ड कर रखी है तो क्या आप इसके लायक हैं भी या नहीं। इन केस कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसी कोई शिकायत जाती है कि इन्होंने इलीगल तरीके से ये पोस्ट ली है या कुछ भी ऐसा कोर्ट को पता चलता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले क्यू वारंटो जो है वो रिट इशू की जाएगी और उसके तहत ही जो है आगे तो वो चलेगा, जो उनकी प्रोसीजर होगा। तो क्यू वारंटो जो है रिट वो इसीलिए होती है कि चैलेंज कर सकें किसी भी पर्सन की, पब्लिक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट को, कि उनकी जो ऑफिस जो उन्होंने होल्ड कर रखी है वो लीगली है भी या नहीं। तो उसके लिए कौन सी रिट होती है, क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रिट्स आपसे पूछी ही जाती हैं एग्जाम में, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर दूँ और आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। अब वीडियो फिर कितनी भी लंबी हो आप उसे फास्ट करके देख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आपको ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो आपको यूट्यूब पे एक फास्ट टाइम जो है वो फास्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप टाइम फास्ट कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए वीडियो, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट। कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट नहीं है। सो राइट आंसर इज सी, प्रिजन जो है वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीआई का मतलब क्या होता है। बीसीआई का मतलब क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन फॉर whose benefit the guarantee is given in a contract of guarantee is known as. So right answer is C, principal debtor. Principal debtor is the right answer. Next question is the oath to a high court judge is administered by. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के जज को जो ओथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं। सो राइट आंसर इज ए, गवर्नर। ये क्वेश्चन मैं आपको पॉलिटी सीरीज में अच्छे से करा चुकी हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो ओथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉलिटी सीरीज में अच्छे से करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी पॉलिटी वहीं से कवर हो जाएगी। बाकी जो डिटेल सीरीज़ है वो स्पेशली लॉ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जैसे रिट्स, वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आगे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इन सारी चीज़ों पे जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर क्या है, द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। सो राइट आंसर इज ए लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ओनली वन हाउस, ए इज द राइट आंसर। और इंडिया में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इस बात को भी याद रखिएगा। इंडिया में सिर्फ एक हाउस नहीं है, दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पे यूनिकैमरल का पूछा गया है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाउस हो, ओनली वन हाउस, द लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ओनली वन हाउस, ए इज द राइट आंसर यहाँ के हिसाब से। बट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडिया में जो है वो जो किस टाइप का लेजिस्लेचर है, तो इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा, बाई कैमरल, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और पार्लियामेंट इक्वल्स टू राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट इक्वल्स टू राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये भी याद रखिएगा। एक पार्लियामेंट को बनने के लिए, पार्लियामेंट कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है, मतलब कि पार्लियामेंट जो हम कहते हैं वो
पूरा जो ये मिलाकर है उसे पार्लियामेंट कहते हैं, राज्यसभा भी, लोकसभा भी और प्रेसिडेंट भी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर यूनिकैमरल के बारे में पूछा गया था, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में। तो यहाँ पर है ए इज दी राइट आंसर, ए लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ओनली वन हाउस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जजेस ओपिनियन कैन बी सेड एज, जजेस ओपिनियन कैन बी सेड एज, सो राइट आंसर इज ए ऑबिटर डिक्टा। जजेस ओपिनियन जो होती है उनको क्या कहते हैं, ऑबिटर डिक्टा। ये भी लैटिन फेज है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिपीट होती हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि एमिनस क्यूरी आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा लॉ के, आपको ये भी देखने को मिलेगा जजेस ओपिनियन कैन बी सेड एज, सो राइट आंसर इज ऑबिटर डिक्टा। तो ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, पार्ट 4 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज़ से डील करता है, सो राइट आंसर इज बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चीज़ को याद रखिएगा, पार्ट 4 जो है वो किससे डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आपसे पार्ट 4 पूछ लिया गया है कि पार्ट 4 किससे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 क्या डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर बी हो गया राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि पार्ट जो है वो 3rd किससे डील करता है, तो पार्ट 3rd जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 12 to 35, 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 डील करता है। कौन सा पार्ट डील करता है, 3rd डील करता है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी सीरीज में सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन एज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कब तक मतलब ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, मतलब उनकी रिटायरमेंट एज पूछी जा रही है एक तरह से यहाँ पे कि उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो क्या होती है। सो राइट आंसर है 65। यहाँ पर मैं बता दूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग एज है और हाई कोर्ट के लिए अलग एज है, ये भी चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ पॉलिटी सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो 65 एज है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है जज के लिए रिटायरमेंट एज वो है 65, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लिए कौन सी एज है, वो है 62। तो ये याद रखिएगा, हाई कोर्ट के लिए 62, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65। तो यहाँ पर डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल एड टू दी पुअर इज ए, लीगल एड टू दी पुअर क्या है, लीगल एड जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ए इज दी राइट आंसर, एक फंडामेंटल राइट है और इसका आर्टिकल क्या है, 39A। आर्टिकल भी याद रखिएगा, लीगल एड और फ्री लीगल एड टू दी पुअर, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 39A, और ये एक फंडामेंटल राइट है। आपको कितनी जगह ये भी दिखेगा कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पर ऐसा नहीं है, ये है फंडामेंटल राइट। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, कौन सी जो शेड्यूल है वो सारी लिस्ट को वो करता है। सो राइट आंसर इज 7th शेड्यूल। ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉलिटी सीरीज में पढ़ा चुकी हूँ। 7th शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेन करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7। 8th शेड्यूल जो है वो किसके लिए है, लैंग्वेजेस के लिए, लैंग्वेजेस के लिए है 8th शेड्यूल। 9th शेड्यूल किसके लिए है, लैंड के लिए। 10th शेड्यूल किसके लिए है, पंचायत के लिए है। और 12th शेड्यूल किसके लिए है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए है। और 11th शेड्यूल के लिए जो हुआ था कौन सा अमेंडमेंट था, 73rd, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए कौन सा अमेंडमेंट था, 74th। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हुआ, यहाँ पर 7th शेड्यूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जो कौन सा आर्टिकल है जो रिट इशू करने के लिए, रिट्स ज्यूरिस्डिक्शन के लिए हाई कोर्ट को पावर देता है, रिट्स इशू करने के लिए कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करता है। सो राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 226। ये सारी बातें मैं आपको जो मैंने रिट्स की वीडियो बनाई है, जो मैंने आपको पढ़ाया है रिट्स, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि हाई कोर्ट के लिए 226 आर्टिकल होता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 होता है, जिसे कि हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे जामे के पेपर में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को कहा है, वो कहा है आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 ही पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो है रिट्स इशू कर सकें, हमारी जो
हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रिट्स इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को जो देता है वो देता है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 जो है वो खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। वो कैसे? आर्टिकल 12 to 35 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और जो 32 है आर्टिकल, जो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकें, वो खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा है वो कौन सी, किसने स्टेटमेंट दी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 32। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए क्या है? हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226। हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है रिट्स इशू करने की, वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। मिनिमम एज जो होती है अपॉइंटमेंट की गवर्नर ऑफ स्टेट की, वो कौन सी कितनी एज होती है? सो राइट आंसर इज बी, 35 ईयर जो होती है वो मिनिमम एज होती है एक गवर्नर की अपॉइंटमेंट की। मिनिमम एज होती है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव कॉमन हाई कोर्ट। कितने स्टेट हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट हैं इनमें से? सो राइट आंसर इज डी, ए एंड बी। पंजाब एंड हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन दोनों के जो हैं वो कॉमन हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा टोटल आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं। तो कितने हैं? वो हैं 25। पहले 24 थे, बट प्रीवियस ईयर में एक और हाई कोर्ट बना है, वो तो अब कितने हो गए? 25 हो गए। तो जो न्यू हाई कोर्ट बना है वो कहाँ बना है? बना है आंध्र प्रदेश में। 25th हाई कोर्ट जो बना है वो बना है आंध्र प्रदेश में। और ये जो बना है कब बना है? 2018 में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A.V. Desai is the propounder of which of the following doctrine। तो A.V. Desai जो है वो कौन से डॉक्ट्राइन के प्रोपाउंडर है? सो राइट आंसर इज ए, रूल ऑफ लॉ। A.V. Desai जो है वो रूल ऑफ लॉ के प्रोपाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर। ये भी एक जो है वो आपकी मैगजीन है, तो लीगल मैगजीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लीगल मैगजीन भी हम पढ़ेंगे चैनल पर, वो भी आपकी स्टार्ट होगी। पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो आपकी लीगल मैगजीन स्टार्ट की जाएगी। अगर आपको सिलेबस डिस्कस कर चाहते हैं कि मैं सिलेबस डिस्कस करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर, और इंट्रा वायरस मीन्स विद इन द पावर। इंट्रा वायरस मीन्स विद इन दी पावर। अगर इंट्रा वायरस लिखा होता तो उसका ऑप्शन क्या होता? फिर होता विद इन दी पावर। पर अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड दी पावर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। कौन होते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन राज्यसभा के? तो मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी पॉलिटी सीरीज में। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो होते हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के। राज्यसभा के जो एक्स ऑफिस को चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी इज दी राइट आंसर। अगर आपने पॉलिटी सीरीज नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन अपॉइंट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को? सो राइट आंसर इज ए, गवर्नर। ये भी मैं आपको पॉलिटी सीरीज में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जो अपॉइंट करते हैं कमीशन को मेंबर्स कौन करते हैं? गवर्नर। बट अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। जो स्टेट के लेवल पे ना हो के पूरे देश के लेवल का काम होगा, वो सारा काम कौन देखते हैं? प्रेसिडेंट। बट जो एक पर्टिकुलर स्टेट का काम होता है अपॉइंटमेंट वगैरह का, वो कौन देखते हैं? गवर्नर। तो ये याद रखिएगा, स्टेट के जो सारे काम देखते हैं वो कौन देखते हैं? गवर्नर। और जो पूरी होल कंट्री का देखते हैं वो कौन देखते हैं? प्रेसिडेंट। ऑल ओवर जी, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, और जो हमारा हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो गवर्नर करेंगे, बट जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। UPSC के जो चेयरमैन होंगे उनको कौन सेलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट। बट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होंगे उनको कौन चुनेंगे? गवर्नर। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर में ये डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। सो राइट आंसर इज ए, कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम।
हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? बॉरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेकंड जो है, ये सेकंड क्वेश्चन है। आपको बॉरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो है वो वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आपको वो बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। आपसे हमेशा बॉरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता ही है। तो हमने जो है, मैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डी इज दी राइट आंसर। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द एडवोकेट्स एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस? एडवोकेट एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था? सो राइट आंसर इज डी, 1961 में। एडवोकेट एक्ट, ये जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन हैं ये सारे आपको याद रखने वाले हैं, कोई भी रिपीट हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एडवोकेट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1961 में। मतलब कि कानून जो है वो बन गया था 1961 में। तो याद रखिएगा 1961 में जो एडवोकेट एक्ट है वो एग्जिस्टिंग में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर इज बी, लेजिस्लेटिव पावर। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी? पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इशू करने की ऑर्डिनेंस को, उसको क्या, कौन सी पावर होती है? वो होती है लेजिस्लेटिव पावर। बी इज दी राइट आंसर। कौन सी पावर होती है? वो लेजिस्लेटिव पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि 10th शेड्यूल किसके लिए है? सो राइट आंसर इज डी, एंटी डिफेक्शन लॉ। 8th शेड्यूल है लैंग्वेजेस के लिए, आपका 11th शेड्यूल हो गया पंचायत के लिए, 9th शेड्यूल हो गया आपका लैंड रिफॉर्म के लिए। तो याद रखिएगा, जो आपसे बहुत बार पूछते हैं 10th शेड्यूल के बारे में, तो 10th शेड्यूल इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए, 9th शेड्यूल जो है लैंड रिफॉर्म के लिए, 11th शेड्यूल जो है पंचायती राज के लिए, और 12th शेड्यूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो उनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। पर यहाँ पर क्या पूछा गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया का जो इलेक्शन कमिश्नर के हेड होंगे वो कौन होंगे, उसे उन्हें कौन अपॉइंट करता है? सो राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? सो राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वाले जो भी क्वेश्चन आए, ये सारे मैं आपको पॉलिटी सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो 42nd अमेंडमेंट जो है वो सोशलिस्ट वर्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और 42nd अमेंडमेंट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और रिविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डिवोर्स बाय मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ इज नोन एज? आपको थोड़े बहुत मुस्लिम लॉ भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अभी तो खैर 2 साल से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वैसे पहले पूछते थे। 2018 में भी आपको दिखेगा मुस्लिम लॉ से थोड़े बहुत क्वेश्चन, 19 में भी 1-2 क्वेश्चन है, बट 20 एंड 21 में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछ सकते, तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो कुछ नहीं कह सकते। प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करेगा, वहाँ से रिपीट होते हैं, डेफिनेट होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्लैट के पेपर जो है वो प्रीवियस सॉल्व करके जाएगा। जो न्यू पैटर्न से आए हैं उनको नहीं छूना है, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न चल रहे थे उनको 10 ईयर पेपर जो सॉल्व करके जाएगा, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो म्यूचुअल कंसेंट जो होता है डिवोर्स का एक मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ में, उसको क्या कहते हैं? सो राइट आंसर इज सी, मुबारत। सी इज दी राइट आंसर। खुला तब होता है जब जो है वो वाइफ तलाक लेना चाह रही हो और वो जो है वो फाइल करे डिवोर्स, उससे कहेंगे खुला। और जब हस्बैंड तलाक देना चाहता है तब उसे कहते हैं तलाक। और अगर दोनों ही जो है वो तलाक देने को राज़ी हैं तो उस केस में क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मुबारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? सो राइट आंसर इज बी, पब्लिक लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक पब्लिक लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ये आपका लीगल का आ गया है क्वेश्चन।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल नहीं है। सो राइट आंसर इज डी, रिटन एग्रीमेंट। ऑफर एंड जो ऑफर है एंड एक्सेप्टेंस है, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। बट जो यहाँ पर है कि असेंशियल नहीं है वो एक रिटन एग्रीमेंट। ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिटन में करें, ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बस वहाँ पर ऑफ़र को एक्सेप्ट करना होता है कि अगर किसी ने मुझे कोई ऑफ़र दिया, मैंने उसे एक्सेप्ट करा, तो उसे एक एग्रीमेंट माना जाएगा, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्वेश्चन है। अभी जो आता है जो लीगल से, ये पेपर मैं बोल रही हूँ, ये पेपर बहुत इजी है। अब इस टाइप का पेपर नहीं आता है। जो हम 2018 से पेपर सॉल्व करेंगे, 2017 का पेपर भी जो आया था वो आया था, थोड़ा टफ आया था। और उसके बाद लेवल और भी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। जैसे जैसे रामे जामे की जो है वो रैंक बढ़ रही है इंडिया के लेवल पे लॉ में, वैसे वैसे जो है वो उसका पेपर भी हार्ड हो रहा है। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। तो लॉ का जो पेपर आता है, अब आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा एसेंशियल नहीं है फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन इज गिव अनदर नेम ऑफ मर्सी किलिंग। सो राइट आंसर इज ए, यूथेनेसिया। मर्सी किलिंग का अनदर नेम क्या होगा? यूथेनेसिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। सो राइट आंसर इज ए, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है वो सिंगल सिटीजनशिप है। आप ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी और देश की नागरिकता ले ली तो इंडिया की नागरिकता जो है वो खुद ब खुद आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। और सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमने कहाँ से लिया है, कौन सी कंट्री से लिया है? वो लिया है हमने यूके से। यूके या फिर ब्रिटेन, ऑप्शन में आपको कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप यूके या फिर ब्रिटेन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, वहाँ से हमने बोरो करा है। और इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन डाइंग इंटिसेट रेफर्स टू। सो राइट आंसर इज सी, dying without living will. C is the right answer. Next question is a person who making an affidavit or deposition is called. A person who make an affidavit or deposition is called, क्या कहते हैं उसे फिर? B is the right answer. Deponent. Deponent is the right answer. Next question is ex officio means. Ex officio का मतलब क्या होता है? So right answer is C, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। आपको एक्स ऑफिस को अभी भी दिखा था, ऊपर कौन से क्वेश्चन में दिखा था? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। तो आपको जो ये मैक्सिम्स हैं ये रिपीट आपको दिखेंगे क्वेश्चन पेपर्स में। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस टू टॉर्टियस लाइबिलिटी। सो राइट आंसर इज सी, लैक ऑफ मेंसरिया। लैक ऑफ मेंसरिया, मेंसरिया जो होता है वो किस लिए होता है? गिल्टी माइंड के लिए, गिल्टी माइंड टू कमिट ए क्राइम। मेंसरिया और एक्टस रियस में क्या डिफरेंस है उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इजीली कर पाएँ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट ए डिफेंस टू टॉर्ट लाइबिलिटी। सो राइट आंसर इज सी, लैक ऑफ मेंसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जुवेनाइल डिलिंक्वेंट आर सेंट टू। जुवेनाइल क्राइम जो होते हैं, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट का क्या मतलब हुआ? जो नाबालिग बच्चे जो कमिट करते हैं क्राइम, वो कौन सा कोर्ट हैंडल करता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दी जुवेनाइल डिलिंक्वेंट आर सेंट टू, उन्हें कहाँ भेजा जाता है? सो राइट आंसर इज बी, ब्रॉस्टेल में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्ट ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी conferred by law is known as. So right answer is A, malfeasance. ये भी एक लैटिन टर्म है। मेल्फिसेंस क्या है? मेल्फिसेंस बेसिकली क्या होता है? एब्यूजिव लैंग्वेज। एन एक्ट ऑफ एब्यूज टू अथॉरिटी कन्फ्रेंड बाय लॉ इज नोन एज मेल्फिसेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया। ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी पॉलिटी सीरीज में करा चुकी हूँ। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जीवी मवलंकर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट डज आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद? आर्टिकल 370 जो है वो इंडिया का किस मैटर से डील करता है? सो राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 370। ये इसका नाम तो सबने ही सुना होगा, स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। गिवन ऑप्शन में से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है? सो राइट आंसर इज डी, प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेग्लिजेंस इज ए, नेग्लिजेंस जो है वो क्या है? सो राइट आंसर इज सी, टॉर्ट एंड क्राइम दोनों हैं। आपसे अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लीगल के, वहाँ पे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट क्राइम और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे आपको थोड़े डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पासिस इन द ईयर 1986? कौन सा एक्ट जो है वो 1986 में पास हुआ था? सो राइट आंसर इज डी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। लॉ ऑफ टॉर्ट डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, फॉल इम्प्रिजमेंट, तीनों से ही डील करता है। और लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या? लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, ये सारी चीज़ें हम इतनी पढ़ लेंगे जो हम प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, और बाकी जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो उसकी फिक्र नहीं करिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बाकी पॉलिटी सीरीज़ अगर आप डिटेल में नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, जो आपकी लॉ प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 किस चीज़ से डील करता है? सो राइट आंसर इज बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं की जा सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया एज पर द लॉ? लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम एज क्या होनी, मतलब क्या है, क्या डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने? एज पर लॉ मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स, लड़कियों की कितनी उम्र डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने? सो राइट आंसर इज डी, लड़कियों के लिए 18, गर्ल्स के लिए 18 एंड बॉयज़ के लिए 21 जो है वो लीगल एज है मैरिज के लिए। सो राइट आंसर इज डी, 18 ईयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एक्सक्लूड्स फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट हेडेड बाय? राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, मैंने आपको पॉलिटी सीरीज में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। कौन सी गवर्नमेंट में, कौन से ईयर में इसको रिमूव करा था एज ए फंडामेंटल राइट, ये भी मैंने आपको बताया। तो पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट थे, तो वो वहाँ पर ऑप्शन आपका जो आ जाएगा वो होगा 7। फंडामेंटल राइट जो ओरिजिनली थे वो थे 7, लेकिन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? बी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? एक लीगल राइट है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से कौन सी गवर्नमेंट ने इसे रिमूव करा था? वो करा था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने। बी इज दी राइट आंसर। आपसे बहुत सारे मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी क्लैट के प्रीवियस ईयर, तब मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगी कि क्लैट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे। तो ओरिजिनली अगर आपसे पूछ ले या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली पूछ ले, ओरिजिनली टर्म यूज़ कर सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी टर्म हो क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहे हैं तो आपका राइट आंसर फंडामेंटल राइट में क्या होगा? 7। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट पूछा गया तो राइट आंसर होगा 6, क्योंकि अब जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको रिमूव करा था? सो राइट आंसर इज बी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ये सारी बातें मैं आपको पॉलिटी सीरीज में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू एजुकेशन इज ए। राइट टू एजुकेशन जो है
वो कौन सा राइट है? सो राइट आंसर इज सी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 2 और मोर पर्सन अग्री टू डू एन इलीगल एक्ट और डू एन एक्ट illegal means it amounts to, so right answer is A, criminal conspiracy. It means criminal conspiracy. दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन अगर एग्री हैं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, सो उसका मतलब क्या होता है? ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स ए जज ऑफ हाई कोर्ट? कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जज को? सो राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर। कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जज को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऊपर अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है 69th क्वेश्चन, जहाँ पर ये पूछा गया था कि हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता है, उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है वो कौन कराता है? तो वहाँ पर क्या आंसर था? गवर्नर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, मतलब उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेलेक्ट कौन करता है कि कौन से स्टेट में कौन से जज को एज आ हाई कोर्ट के जज बनाकर भेजना है या अपॉइंट करना है, ये किसके अंडर होता है? सो राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जज को जो अपॉइंट करते हैं कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जो ओथ सेरेमनी होती है हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है वो कौन कराता है? वो कराते हैं गवर्नर। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपॉइंटमेंट कराते हैं गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपॉइंटमेंट कौन कराता है? गवर्नर कराता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, याद रखिएगा अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंट कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। और हाई कोर्ट के जज को जो ओथ दिलाता है वो भी कौन दिलाता है? वो दिलाता है गवर्नर। और प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो ओथ दिलाता है वो कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इस पर भी मैं एक डिटेल सीरीज़ बना दूंगी। वो मुश्किल से शायद 5 या 7 मिनट की वीडियो होगी जिसमें सिर्फ मैं आपको बता दूंगी कि किसकी ओथ सेरेमनी कौन कराता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्या है? अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जज की कौन करता है? सी इज़ द राइट आंसर। प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एज security to get the loan from other is called, so right answer is C. C is the right answer. Pledge is the right. Next question is an ordinance can be promulgated by the President of India, so right answer is B, when the parliament is not in session. Right answer is B, when the parliament is not in session. Next question is protecting the sovereignty and integrity of the country is inserted in the Constitution of India is A. So right answer is C, fundamental duty. C is the right answer. और देखते हैं क्वेश्चन क्या था। प्रोटेक्टिंग द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्ट करना सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी कंट्री की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए, कैसे वो करा गया है? प्रिटेंड एज ए फंडामेंटल ड्यूटी। ये हर किसी की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो सोवर्निटी और इंटीग्रिटी की कंट्री की प्रोटेक्ट करे। सो राइट आंसर इज सी, फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखेगा। सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी प्रियम्बल में यूज, ये प्रियम्बल के वर्ड्स हैं, ये दोनों याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज judicial origin of the United Nations organization is, so right answer is B, International Court of Justice. B is the right answer, International Court of Justice. Judicial organ of the United Nations organization is International Court of Justice. International Court of Justice का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेग में। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो वो कहाँ है, हेग में, याद रखिएगा। तो ये पूछा भी गया है 2020 के पेपर में, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ है, हेग में। और जुडिशियल ऑर्गन क्या है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन, रिट पिटिशन कहाँ कहाँ फाइल हो सकती है, सो राइट आंसर इज सी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। रिट वाले, मेरी जो वीडियो है रिट्स की नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या काम होते हैं वो सारे आपको पता चल जाएंगे। रिट्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी रिट्स का क्या काम होता है, रिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देख लीजिएगा जाके। तो रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास ही पावर होती है इशू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, सो राइट आंसर इज बी, स्टेट गवर्नर ऑफ ए स्टेट, गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंट करते हैं एडवोकेट। क्वेश्चन इज एक्टस नॉन फैक्टरिमनेसी मिन्सिट्रिया इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, ये जो है एक्टस नॉन फैक्टरिमनेसी मिन्सिट्रिया, ये जो है ये क्या है, ये लैटिन, फिर से लैटिन जो है हमारा जो लीगल मैगजीम होती है, मैगजीम है। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सो राइट आंसर इज ए, क्रिमिनल लायबिलिटी। जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लीगल मैगजीम्स हैं हम वो भी कवर करेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेस्टामेंट, सो राइट आंसर इज डी, टेस्टामेंट क्या है, टेस्टामेंट का मीनिंग क्या होता है, विल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश, आर्टिकल 17 ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस चीज़ को अबॉलिश करा था, सो राइट आंसर इज ए, अनटचेबिलिटी। ये सारे आर्टिकल मैं आपको पॉलिटी सीरीज में करा चुकी हूँ, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हमने 2016 का पेपर कवर कर लिया है, इसके बाद हम 2017 का करेंगे, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 2021 का पेपर तक हम इसे कवर करेंगे। उसके बाद बाकी देखेंगे कि कैसे हमें जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं बाकी चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है, उन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।